नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने सुना ज़रूर होगा। उसमें शुरू में ही दो पंक्तियां हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो जिस व्यक्ति, जिस संगठन और जिस राष्ट्र के पास बल बुद्धि और विद्या नहीं है, उसको पतन के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और ये एक तरह से कह सकते हैं आप, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये कभी गलत साबित नहीं होता। आप देखिए, जिन राष्ट्रों का पराभव हुआ, संगठनों का हुआ, व्यक्तियों का हुआ, वो इन्हीं तीन गुणों से जैसे जैसे रहित होते गए, ये तीन गुण उनको जैसे जैसे छोड़ते गए, वैसे वैसे उनकी गिरावट तेज होती गई। तो आज एक बार फिर मजबूरी में मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस और राहुल गांधी पर बात करना मजबूरी जैसा है। लेकिन देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है, इसलिए बात करना भी जरूरी है। जनतंत्र में आप सबसे बड़े विपक्षी दल की उपेक्षा नहीं कर सकते। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, आप उसके बारे में जो स्थिति है उसका बयान कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उसको उपेक्षित भाव से नहीं देख सकते। तो राहुल गांधी आजकल चर्चा में है, कांग्रेस पार्टी चर्चा में है। एक बार फिर से क्यों चर्चा में है? राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा को लेकर। राहुल गांधी कोलंबिया गए थे भारत और कोलंबिया के संबंध सुधारने के लिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। अब आप इससे समझ जाइए कि कांग्रेस की बुद्धि किस तरह से काम कर रही है और विद्या क्या है, इसको भी समझ जाइए। बल के बारे में आगे बात करूंगा। बल किसी भी राजनीतिक दल का उसके संगठन से आता है, उसकी बात बाद में करता हूं। कोलंबिया अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं जाना जाता। कोलंबिया जाना जाता है दो चीजों के लिए, ड्रग व्यापार मतलब मादक पदार्थों का व्यापार, और देह व्यापार के लिए। ये दो मुख्य धंधे हैं वहां के, जिनके बारे में वो दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया में कोकीन की जितनी सप्लाई होती है उसका 80% कोलंबिया से आता है। तो अब मैं बुद्धि की बात कर रहा था और विद्या, दोनों को जोड़ लीजिए। जिन लोगों ने प्लान किया राहुल गांधी की ये यात्रा, या हो सकता है उन्होंने खुद ही प्लान किया हो, ये किसी को मालूम नहीं है कि उन्होंने खुद प्लान किया या किसी और ने की, पार्टी में उनके सहयोगियों ने किया। क्या सोचकर किया? राहुल गांधी की क्या छवि बनाना चाहते हैं, कौन सी छवि गढ़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी की क्या छवि बनाना चाहते हैं, किस तरह की, और किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत में 1000 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी विश्वविद्यालय हैं। राहुल गांधी 21 साल से राजनीति में है, किसी ने बुलाया नहीं। ये सब तो कम से कम जो कांग्रेस शासित क्षेत्र हैं वहां के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें ही इनविटेशन मंगवा लेते। तो वहां राहुल गांधी कभी बोलने गए नहीं। शुरू में 1-2 संस्थानों में गए थे और वहां जिस तरह से उसके बाद उनका मजाक बना, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भारत में कोई शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं है जहां जाया जा सके जो मेरे स्टैंडर्ड का हो। तो उनके स्टैंडर्ड का कोई शिक्षण संस्थान तो भारत में नहीं है, ये बात उन्होंने कही नहीं। लेकिन निष्कर्ष उससे यही निकलता है कि उन्होंने छोड़ दिया। अब कोलंबिया से उन्होंने जो बोला है, एक बार फिर से उसी झूठ को दोहराया है कि भारत में जनतंत्र खतरे में है। तो अगर भारत में जनतंत्र खतरे में है तो कोलंबिया क्या करेगा? कोलंबिया में कौन सा जनतंत्र है? उसका राष्ट्रपति अभी यूएनजीए की बैठक में न्यूयॉर्क गया था। वहां कुछ लोग जो है हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। उनके बीच में गया, माइक ले लिया और कहा कि मैं अपील करता हूं कि अमेरिका की सेना अपनी सरकार की बात न सुने, न्यूयॉर्क की पुलिस अपनी सरकार की बात न सुने। अमेरिका ने 2 घंटे में उसको डिपोर्ट कर दिया, देश से बाहर निकाल दिया। ऐसे देश में गए थे राहुल गांधी। लेकिन देश विदेश से जरा लौटकर देश में आते हैं, क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी के दिमाग से अब भी ये बात निकली नहीं है, ये अहंकार गया नहीं है कि वो बड़ी पार्टी है। वो ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो छोटी पार्टी हो गई है। और ज्यादातर राज्यों में बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे बड़ी नहीं, बड़ी पार्टी के रूप में वहीं बची है जहां कोई तीसरी पार्टी नहीं है। जिस भी राज्य की बात कर लीजिए, जहां भाजपा से सीधे मुकाबला है और तीसरी पार्टी नहीं है, वहां नंबर 2 की पार्टी है, तो आप बड़ी पार्टी कह सकते हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुकाबला जहां जहां, मुकाबला या साथ दोनों कह सकते हैं, जहां जहां क्षेत्रीय दलों से है वहां वो पिछलग्गू पार्टी है। वहां पर वो उन बड़े क्षेत्रीय दलों की कृपा पर निर्भर है और उसकी लड़ाई दरअसल इन्हीं क्षेत्रीय दलों से है। शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल से। वैसे कहने को तो इंडिया अलायंस में तृणमूल कांग्रेस भी है और कांग्रेस तो है ही, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में संवाद कैसा है, संबंध की तो बात ही छोड़ दीजिए, संवाद है ये दावा कोई नहीं कर सकता, न कांग्रेस से और न तृणमूल कांग्रेस से। देश का इतना बड़ा राज्य है जहां से लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। उस राज्य की मुख्यमंत्री जो लगभग 13-14 साल से मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस से ही निकली हुई है, एक समय की यूथ कांग्रेस की लीडर थी, वहां से निकली हुई ममता बनर्जी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई 1998 में और उसके बाद संघर्ष किया और आज पश्चिम बंगाल की 13-14 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2011 में पहली बार जीती, 2016 में दूसरी बार जीती और 2021 में तीसरी बार जीती। इससे आप अंदाजा लगाइए कि संगठन का बल खड़ा करने से क्या होता है, अपनी राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करने से क्या होता है। इसका उदाहरण है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने जिस कांग्रेस से निकली थी उसी कांग्रेस को का सफाया कर दिया पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में कोई संबंध नहीं है। आगे होगा 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, होगा, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। 85 साल बाद बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, लेकिन वहां स्थिति क्या है, कांग्रेस की सारी कोशिश है कि आरजेडी पर दबाव डालकर किसी तरह से ज्यादा सीटें ले ली जाए। पिछले चुनाव में 70 सीटें आरजेडी ने छोड़ी थी कांग्रेस के लिए, केवल 19 जीत पाई कांग्रेस। तो इससे उसकी स्ट्राइक रेट का अंदाजा लगा लीजिए। आज तक तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं को अफसोस होता है कि कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों दी हैं। अगर नहीं दी होती तो शायद आरजेडी की सरकार, उसके गठबंधन की सरकार बन गई होती। 2020 में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे। अब फिर से कोशिश ये नहीं हो रही है कि हम नंबर 1 पार्टी बने, हम अपनी जड़ें फिर से खोजें। कोशिश ये हो रही है कि आरजेडी कृपा करे और हमको पहले से ज्यादा सीटें दे दे। उसकी भी संभावना मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। आरजेडी की कोई मजबूरी हो गई तो बात दूसरी है। और मजबूरी क्या होगी? अगर आरजेडी को लगेगा, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगा कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसलिए लगा कि कांग्रेस अलग से लड़ने वाली थी, गठबंधन नहीं था, इसलिए गठबंधन कर लिया। यहां तो कांग्रेस गठबंधन में है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में इतना साहस है कि वो सीटों की संख्या जो मांग रही है न मिलने पर गठबंधन से बाहर निकल जाए। उसको 243 उम्मीदवार नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो इसलिए आरजेडी पर दबाव बनाकर सीटें बढ़वाने की बात तो कर रही है, लेकिन उसको लग रहा है कि अगर पिछली बार जो मिली थी उतनी भी मिल जाए तो वो बहुत होगी। इसी तरह की लड़ाई महाराष्ट्र में हुई कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी। कांग्रेस वहां चूंकि लोकसभा चुनाव में उसने अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसलिए जो है वो नंबर 1 पर रहना चाहती थी, सबसे ज्यादा सीटें लड़ना चाहती थी। कांग्रेस ने 115 सीटों की मांग की और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो 100 से कम सीटें लड़ने को तैयार नहीं थी। आखिर में समझौता पहले हुआ 85 सीटों पर और आखिर में कांग्रेस को 101 और उद्धव ठाकरे की पार्टी को 95 सीटें, इस पर समझौता हो गया। नतीजा क्या हुआ ये आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया कि भाई यहां से लोकसभा की 10 सीटें हैं, हर सीट पर, हर लोकसभा सीट से हमको एक विधानसभा सीट दे दीजिए, हम अलायंस करने को तैयार हैं। कांग्रेस ने पहले कहा कि 10 नहीं देंगे, 7 देंगे। 7 पर आम आदमी पार्टी मान गई तो कहा कि नहीं 3 देंगे। 3 पर आम आदमी पार्टी मान गई तो कहा कि ये सीट देंगे, ये नहीं देंगे। तो गठबंधन टूट गया। वही हुआ दिल्ली में। दिल्ली में भी समझौता सीटों की संख्या को लेकर ही नहीं हो पाया। झारखंड में भी सीटों को लेकर काफी लंबा विवाद चला। आखिर में हेमंत सोरेन को लगा कि सत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुनाव जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कांग्रेस की मांग को काफी हद तक एडजस्ट कर लिया उन्होंने। लेकिन सरकार बनने के बाद
लगातार कांग्रेस और जेएमएम में झगड़ा चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कुछ दिन बाद यानी कुछ महीने बाद यह स्थिति बने कि जेएमएम और बीजेपी की झारखंड में मिलीजुली सरकार बन जाए। कांग्रेस से मुक्ति पाना चाहती है जेएमएम, क्योंकि कांग्रेस की जो मांग है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कांग्रेस का ऐसा कोई बड़ा जनाधार नहीं है, वो निर्भर है जेएमएम पर। भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार है, केंद्र में सरकार है, इस नाते भी फायदा मिलेगा झारखंड को। तो इन सब बातों को देखते हुए एक राज्य जहां साझा सरकार है कांग्रेस और जेएमएम की, हो सकता है कुछ महीने बाद वहां से भी कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाए। अब इस तरह से आप देखते जाइए तो गुजरात में एक समय ट्राइबल वोटों पर, एससी वोटों पर और पिछड़ा वर्ग के एक बड़े वर्ग पर जो है कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार था इनके बीच में। धीरे धीरे सब कांग्रेस से हटते गए, यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में हालत यह हुई कि बीजेपी को इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी के बाद, बीजेपी 1995 से लगातार सत्ता में है, बीच में 1 सवा साल को छोड़कर, हालांकि सत्ता में वो 1990 से है, तब जनता दल और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी। तो 90 से 2022 में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, 32 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस पार्टी की गुजरात में सबसे बुरी हार हुई 2022 में। जबकि याद रखिए वहां तीसरी पार्टी नहीं है। कहने को जो है 2022 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, कुछ सीटें भी जीती, लेकिन वो कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाई पूरे प्रदेश के स्तर पर। इसी तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस का अहंकार जो है वो एवरेस्ट पर है, वो नीचे उतरने को ही तैयार नहीं, जमीनी सच्चाई देखने को, मानने को तैयार ही नहीं। तो ये तो जमीनी हकीकत की बात हुई। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है इतने सालों में। कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, भाजपा तो खैर आजादी के बाद ही बनी है, तो संघ के लोग जो है आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। अब उस बहस को छोड़ देते हैं, उस पर बहुत कुछ लिखा कहा जा चुका है। जो लोग कांग्रेस के जो नायक थे आजादी के आंदोलन के, उनको एक एक करके बीजेपी अपने में समाहित करती जा रही है, उनको अंगीकार करती जा रही है। सबसे बड़े नेता आजादी के दौरान जो उभर कर आए, 2 नेताओं का नाम लूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों को बीजेपी ने अपना लिया है। अब इनकी पहचान आज की पीढ़ी में भाजपा के साथ ज्यादा है बजाय कांग्रेस के। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इन दोनों बड़े नायकों की लगातार उपेक्षा की, तिरस्कार किया इनका। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय हो या दूसरे बड़े नेता हो, यहां तक कि ताजा बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव जो 5 साल प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस की ओर से, मनमोहन सिंह से पहले, वो भी आज भाजपा के ज्यादा करीब हैं। भाजपा उनकी ज्यादा चिंता करती है, उनकी लेगेसी की बात करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जनता के दिल में बसने वाले नेता, उनकी जयंती पर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा समारोह करती हो ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन संजय गांधी की समाधि पर जरूर जाते हैं कांग्रेसी और परिवार के लोग। सबसे बड़े नायक कांग्रेस पार्टी के पास जो बचे हुए हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। वो इसलिए बचे हुए हैं कि वो परिवार के सदस्य हैं। मोतीलाल नेहरू का नाम तो कम से कम ये वर्तमान पीढ़ी तो इसमें बहुत ही कम लोग होंगे जिनको याद होगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में इससे पहले तक, मैं कह रहा हूं 2014 के पहले तक, उनके खिलाफ बोलने वाले या उनकी आलोचना करने वाले, या इससे भी ज्यादा कहता हूं उनकी समीक्षा करने वाले, उनकी नीतियों, कार्यक्रमों की, उनके फैसलों की बहुत कम लोग थे। तो इस मामले में कोई बोलता नहीं था। और जिस तरह का एक इकोसिस्टम बनाया गया था कि नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं, नेहरू से ज्यादा इस देश के विकास के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। अब उस सब की समीक्षा हो रही है, सबकी पोल खुल रही है कि क्या क्या गलतियां नहीं, ब्लंडर किए नेहरू ने। वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे सिंधु जल बंटवारे का मुद्दा हो, चाहे नेहरू लियाकत पैक्ट का मामला हो, चाहे 1962 का चीन का युद्ध का मामला हो।
आप कोई बड़ा मुद्दा उठाकर देख लीजिए जिसका नुकसान देश आज तक भुगत रहा है, उसके पीछे आपको नेहरू का हाथ नजर आए। अब नेहरू की आलोचना होने लगी, कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के पास एक ही जवाब होता है कि बीजेपी के पास तो कोई जवाब है नहीं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो हर बात में वो नेहरू को ले आते हैं। भाई सवाल यह है कि नेहरू इस देश के 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री थे, और 1946 से जोड़ लें तो और ज्यादा समय तक रहे, तो उनकी बात कैसे नहीं होगी? देश की आर्थिक विकास की, सामाजिक विकास की और दूसरे सामाजिक क्षेत्रों की जो नीतियां बनी वो सब आधारित है नेहरू की सोच पर। अब आप आज की तारीख में कल्पना कर सकते हैं कि मोदी सरकार सिंधु जल समझौते जैसा कोई समझौता पाकिस्तान के साथ करे, 80% पानी दे दे और इसकी सूचना संसद को न दी जाए, इसकी चर्चा कैबिनेट में ना हो। यह सब नेहरू ने किया। 1948-49 में अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा लेकर नेहरू गए बिना अपने कैबिनेट की मंजूरी के। उनको यह भी विश्वास नहीं था कि उनकी कैबिनेट उनके इस प्रस्ताव से सहमत होगी। आज तक उसका नुकसान उठा रहे हैं हम। तो कांग्रेस ने पहले अपना आधार खोया क्षेत्रीय दलों के कारण। क्षेत्रीय दल एक एक करके, शुरुआत इसकी हुई तमिलनाडु से, द्रविड़ पार्टियां आई और कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस आज तक सत्ता में लौटकर नहीं आ पाई। उसके बाद आप एक एक करके स्टेट गिनते जाइए, आपको पता चला बिहार, उत्तर प्रदेश, मैं केवल बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं, और आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद की बात कर रहा हूं। 2 टर्म जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे उसमें सबसे बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश का था, जहां से राजशेखर रेड्डी ने 37, 38, 39 सीटें जिताकर भेजी 42 में से। उसकी वजह से सरकार बनी, खासतौर से पहली 2004 वाली सरकार। आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है। शायद विधानसभा में भी वही स्थिति है। जम्मू में अभी हाल ही में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर से सफाया हो गया, जम्मू में बिल्कुल ही सफाया हो गया। घाटी में चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है तो कुछ सीटें मिल गई क्योंकि अलायंस था नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इसी तरह से आप देखिए जिन राज्यों में भाजपा से उसका सीधा मुकाबला है वहां कांग्रेस पार्टी के जीतने की उम्मीद एकदम से धड़ाम से नीचे आ जाती है। केवल एक राज्य बचा है जहां सीधा मुकाबला है और पार्टी सत्ता में है, वो हिमाचल प्रदेश है। इस बार रहेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। गुजरात में 30 साल में कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पाई। तो संगठन का बल नहीं है, संगठन का कोई आधार नहीं है, संगठन को पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास नहीं है। संगठन को मजबूत करने की बजाय कोलंबिया की यात्रा कर रहे हैं, तो कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी वियतनाम चले जाते हैं राहुल गांधी। इन यात्राओं से कांग्रेस पार्टी को क्या मिला, इसका आकलन कभी कांग्रेस पार्टी ने किया है क्या? अगर किया होता तो राहुल गांधी की ये यात्राएं बंद हो जाती। केवल राहुल गांधी इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस पार्टी और अपना मजाक उड़वाते, मीम बनाए जाते हैं। कहीं देश में या देश के बाहर उनकी इन यात्राओं का कोई असर नहीं होता। लेकिन आप देखिए कि तुलना सीधे प्रधानमंत्री से होती है। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते? भाई राहुल गांधी की हैसियत क्या है? लोकसभा के सदस्य हैं और पहली बार लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने हैं। तो दूसरे देशों से, राष्ट्राध्यक्षों से, शासनाध्यक्षों से बातचीत अगर वो करना चाहते भी हैं, करने की इच्छा भी रखते हैं, तो पहले उनको सरकार से ब्रीफिंग लेनी पड़ेगी। इससे पहले भी विपक्ष के नेता जाते रहे हैं तो सरकार से ब्रीफिंग लेते हैं और लौटकर सरकार को ब्रीफ करते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो अपनी सिक्योरिटी को बताना जरूरी नहीं समझते कि विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, और जाते ऐसी ऐसी जगहों पर हैं जिनके बारे में बड़े बड़े संदेह होते हैं कि आखिर वहां क्या करने गए थे। अभी पिछले दिनों वो मलेशिया के लंकावी गए थे, उसके बारे में मैंने बताया था किस तरह की छवि है उस इलाके की, वहां क्या होता है। आप ऊपर से नीचे तक देखिए, संगठन में पोलिंग बूथ तक चले जाइए, सिर्फ एक वर्ग है समाज का जिसके बारे में कांग्रेस इत्मीनान से रहती है, वो है मुस्लिम समाज। इसका वोट मिलेगा। लेकिन यहां भी लेकिन है, लेकिन वहीं पर उन्हीं राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल जो है
नंबर 1 की पोजीशन में या प्रभावी स्थिति में नहीं है। ये बात कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बोल सकती, तमिलनाडु के बारे में नहीं बोल सकती, ये बात कांग्रेस पार्टी बिहार के बारे में नहीं बोल सकती, ये बात कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश के बारे में नहीं बोल सकती, और ये बात कश्मीर के बारे में नहीं बोल सकती। और जिन जगहों पर, जिन राज्यों में मुस्लिम वोट निर्णायक नहीं है, वहां भाजपा से हार कांग्रेस की लगभग तय मानी जाती। इन सब में एक अपवाद इस समय केवल हिमाचल प्रदेश है, वरना आप गुजरात देखिए, राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, झारखंड देखिए, हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, उड़ीसा देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए और दिल्ली देख लीजिए, देश की राजधानी। कांग्रेस कहां है? आपको दूरबीन लेकर खोजना पड़ेगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल जो है असम में है, क्योंकि असम में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई। एजीपी एक समय बड़ी पार्टी थी, एक क्षेत्रीय दल थी, सत्ता में भी रही, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और उसकी जूनियर पार्टनर है। इसलिए कांग्रेस असम में बची हुई है, लेकिन उसके सत्ता में आने की संभावना लगती नहीं। जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस की संभावना नजर नहीं आती। तो न तो संगठन का बल है, न तो संगठन और वैचारिक लड़ाई लड़ने की बुद्धि है। आज अगर कोई पूछे किसी कांग्रेसी से कि तुम्हारी विचारधारा क्या है, तो कोई कांग्रेसी नेता स्पष्ट रूप से बता नहीं पाएगा। भाई, तुम आतंकवाद के साथ हो, आतंकवाद के खिलाफ हो, तुम पाकिस्तान के साथ हो के खिलाफ हो, चीन के साथ हो के खिलाफ हो, सांप्रदायिकता के साथ हो या खिलाफ हो, मुस्लिम लीग को साथ लेकर, पीएफआई को साथ लेकर, एसडीपीआई का समर्थन लेकर आप सेकुलर कैसे बन सकते हैं? सेकुलर होने का दावा भी कैसे कर सकते हैं? तो देश के अलग अलग प्रदेशों में भी कांग्रेस मुसलमानों की पसंद की पहली पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी या चंद्रबाबू नायडू हैं, तमिलनाडु में एमके स्टालिन है। इस तरह से जो मुस्लिम बहुल या कहें मुसलमानों की या मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है, वहां भी बहुत कम जगहें बची हैं जहां कांग्रेस उनकी पहली पसंद है। तो ना तो आपके पास जनाधार है, न संगठन है, न विचार है, तो बल बुद्धि विद्या तीनों से विहीन है आप। अगर आप अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, किसी भी दिन जो है चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और आप कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे विश्व विजय पर निकले हैं कि जहां जहां जाएंगे वो सब आपके समर्थक हो जाएंगे। कोलंबिया में तो चुनाव लड़ना नहीं है। कांग्रेस के लोगों को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जो इस पर थोड़ा अपनी ही बात पर शक है, उनको समझ में आता है, बोलने की हिम्मत नहीं है। तो कांग्रेस के पास बचा क्या है? सिर्फ परिवार। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। और आने वाले समय में अगले 1.5-2 साल में जो चुनाव होने वाले हैं, विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस की स्थिति अभी जहां वो है उससे और नीचे आने वाली है। क्योंकि राहुल गांधी अपने को युवा भले बताते हों, लेकिन युवाओं में उनको लेकर कोई आकर्षण नहीं। अब वो जो कोलंबिया में बोलकर आए हैं, कोई भी बुद्धिमान आदमी या सामान्य समझ वाला आदमी उसको समझ में आ सकता है कि मोटरसाइकिल का इंजन हल्का क्यों होता है, कार का इंजन भारी क्यों होता है। ये वो क्या बताना चाहते हैं? इस तरह की बातों की शुरुआत उन्होंने की थी शुरू में एस्केप वेलोसिटी की जब बात की थी दलितों के संबंध में। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो आम जनता को छोड़िए, उनकी पार्टी के लोगों को, उनकी पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी और उनके परिवार को लगता है कि बहुत बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। उनकी बुद्धिमत्ता ऐसी है जो और किसी की समझ में नहीं आती। तो राहुल गांधी ने ऐसा लगता है कि कसम खा ली है कि जब तक कांग्रेस को समाप्त नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। तो उनकी लड़ाई भाजपा से सबसे बाद में है। पहले अपने अंदर के लोगों से है, फिर साथी दलों से है, उसके बाद जो शक्ति बचती है उससे फिर वो भाजपा से लड़ने की कोशिश करते हैं। सफलता नहीं मिलती। एक आध अपवाद हो जाए तो उसका ढोल नगाड़ा ऐसा पीटा जाता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तो ऐसे में मैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं
कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का अगर ये हाल है, उसके पतन की ये गति है, तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आज फिर कह रहा हूं कि देश वन पार्टी रूल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़े सहायक बन रहे हैं राहुल गांधी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।